हेलो फ्रेंड्स। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने आरटीपी के वीडियो को और हम हैं डिवीजन बी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ। पार्ट 1 कंपनी लॉ, द कंपनीज एक्ट 2013, क्वेश्चन नंबर 11। राम प्राइवेट लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी। हमने लास्ट वीडियो में आरटीपी के एमसीक्यू कवर कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कवर करने जा रहे हैं। राम प्राइवेट लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ लक्ष्मण प्राइवेट लिमिटेड। राम प्राइवेट लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है लक्ष्मण प्राइवेट लिमिटेड की, मतलब लक्ष्मण प्राइवेट लिमिटेड इसकी सब्सिडरी हो गई। नाउ एज पर द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 ऑफ लक्ष्मण प्राइवेट लिमिटेड, इट्स टर्नओवर वाज 1.8 करोड़ 1.80 करोड़। लक्ष्मण प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी की जो 31 मार्च 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है उसमें जो उनका टर्नओवर है वो 1 करोड़ 80 लाख है। एंड पेड ऑफ शेयर कैपिटल वाज 80 लाख और पेड ऑफ शेयर कैपिटल उसके 80 लाख है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वांट्स टू अवेल द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहती है कि उन्हें स्मॉल कंपनी का स्टेटस मिल जाए। The company secretary of the company advised the director that the company cannot be categorized as small company। लेकिन कंपनी सेक्रेटरी का कहना है कि जो कंपनी है वो स्मॉल कंपनी नहीं कैटेगराइज किया जा सकता है। इन द लाइट ऑफ द अबव फैक्ट, अब इसको देखते हुए इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, नाउ यू रिक्वायर्ड टू एग्जामिन, बताइए वेदर द कंटेंशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इज करेक्ट। क्या कंपनी सेक्रेटरी सही कह रही है? एक्सप्लेन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट। पहले तो बताइए कि कंपनी सेक्रेटरी सही है या नहीं और प्रोविजन बताइए। मतलब ये सारा स्मॉल कंपनी का आपसे लॉ लिखवाना चाहते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले अपना प्रोविजन लिख दिया है और बाद में कंपनी सेक्रेटरी करेक्ट है या नहीं उसको उन्होंने जवाब दिया है। नाउ एज पर सेक्शन 285 द कंपनीज एक्ट 2013, आपको सिर्फ लिखना है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन और लिखने की जरूरत नहीं है। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। स्मॉल कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है, मतलब पब्लिक कंपनी के अलावा जो कंपनी है लेकिन उसका जो पेड ऑफ शेयर कैपिटल है डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ रुपीज। उसका पेड ऑफ शेयर कैपिटल जो है वो 4 करोड़ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एंड सेकेंड, टर्नओवर ऑफ which as per profit and loss account for the immediately preceding financial does not exceed 40 करोड़ रुपीज। और टर्नओवर जो है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पेड ऑफ शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और टर्नओवर 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नाउ प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू। अब ये जो हम दोनों में जो पढ़ रहे हैं, जो दो क्लॉज हमने पढ़ा वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, वो ए होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी केस में, सब्सिडरी कंपनी केस में क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है। ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, जो कंपनी सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है उस पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। नाउ सी, ए कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट। कोई भी ऐसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को स्पेशल एक्ट गवर्न करती है उस पर भी ये एप्लीकेबल नहीं है। अब इन द इंस्टेंट केस, अब कह रहे हैं कि अब ये केस पूरा का पूरा उतार देंगे आंसर में कि इस केस में क्या कह रहे हैं। पहले प्रोविजन लिख दिया, उसको पूरा क्वेश्चन उतार दिया। इन द इंस्टेंट केस एज पर द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 ऑफ लक्ष्मण प्राइवेट लिमिटेड, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें, P&L की बात करें, 31 मार्च 2023 को जो टर्नओवर है उनका 1.80 करोड़ है। टर्नओवर 1 करोड़ 80 लाख है तो टर्नओवर तो 40 करोड़ से कम ही है। एंड पेड ऑफ शेयर कैपिटल 80 लाख ही है, 4 करोड़ से तो कम ही है। दो लक्ष्मण प्राइवेट लिमिटेड एज पर द टर्नओवर एंड पेड ऑफ शेयर कैपिटल नॉर्म्स क्वालिफाइड। भाई पेड ऑफ कैपिटल भी कम है, टर्नओवर भी कम है, इस हिसाब से तो स्मॉल कंपनी बन गए, लेकिन बट इट कैन नॉट बी कैटेगराइज स्मॉल कंपनी। लेकिन वो स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते क्योंकि इट इज अ सब्सिडरी। और अभी हमने देखा होल्डिंग और सब्सिडरी पे ये जो एक्ट है, जो प्रोविजन है स्मॉल कंपनी वाला लिमिट है वो एप्लीकेबल नहीं रहता है। तो ये स्मॉल कंपनी नहीं बनेगी क्योंकि ये सब्सिडरी है दूसरी कंपनी की। हैंस जो कंपनी सेक्रेटरी का कहना है वो सही है। कंपनी सेक्रेटरी बिल्कुल सही कह रही है। देखो लिमिट के अंदर पेड ऑफ कैपिटल है, लिमिट के अंदर टर्नओवर है, इस हिसाब से स्मॉल कंपनी बन गई। लेकिन ये वाली जो नियम है वो होल्डिंग सब्सिडरी पे एप्लीकेबल नहीं है और ये शुरू में बता दिया था कि ये जो कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी है। ठीक है, तो कंपनी सेक्रेटरी जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स आर मेंबर ऑफ फोकस लिमिटेड। फोकस लिमिटेड में प्रकाश और उसके कुछ दोस्त हैं जो मेंबर्स हैं। कंपनी विद द पेड ऑफ शेयर कैपिटल, और कंपनी की जो पेड ऑफ शेयर कैपिटल है वो 1 करोड़ है। दे ऑल इंटेंड टू प्रपोज अ रिजोल्यूशन एट द फोर्थ कमिंग जनरल मीटिंग। वो सब एक रिजोल्यूशन पास करना चाहते हैं जनरल मीटिंग के लिए ऑफ अ कंपनी विच इज गोइंग टू बी हेल्ड इन सीपी, जो जनरल मीटिंग सीपी में होने जा रहा है, कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली में। नाउ द प्लेस वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ फोकस लिमिटेड सिचुएटेड, जहाँ पे फोकस लिमिटेड कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस भी है दिल्ली में।
नाउ काइंडली प्रोवाइड गाइडेंस टू प्रकाश, प्रकाश को आप गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए एंड हिज फ्रेंड ऑन द रिक्विजिट मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल दिस शुड होल्ड टू इनिशिएट अ मेंबर रेजोल्यूशन, कि कितने मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल के मेंबर्स उनके होने चाहिए या कितनी पेड ऑफ शेयर कैपिटल उनकी होनी चाहिए रिजोल्यूशन पास कराने या रिजोल्यूशन को आगे मूव करने के लिए। Now second, what are the other requirements that Prakash and his friends need to keep in mind for moving a member resolution? और कौन से अदर रिक्वायरमेंट है जो प्रकाश और उसके दोस्त को दिमाग में रखना पड़ेगा मेंबर्स रिजोल्यूशन को इनिशिएट करने के लिए, आगे ले जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 का जो फर्स्ट पार्ट है, in terms of section 111 of the Companies Act 2013, the members of a company are given a statutory right to propose resolution for consideration at the general meeting। जो मेंबर्स हैं कंपनी के उनको एक स्टैचुरी राइट दिया गया है कि वो रिजोल्यूशन प्रपोज करें जनरल मीटिंग के लिए, राइट है उनके पास। अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 1 द नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ रिजोल्यूशन फॉर मूविंग रिजोल्यूशन शैल बी सेम एज रिक्वायर्ड टू रिक्विजिशन अ जनरल मीटिंग। तो जब वो स्पेस रिजोल्यूशन मूव करने के लिए या रिक्विजिशन मूव करने के लिए जनरल मीटिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो सेम है। जैसे कि जनरल मीटिंग के लिए क्या होता है, इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, जिस कंपनी की जो शेयर कैपिटल है तो मिनिमम 1/10 ऑफ द पेड ऑफ शेयर कैपिटल उन लोगों के पास होनी चाहिए। मतलब 1/10 ऑफ द पेड ऑफ शेयर कैपिटल का 10% वोटिंग राइट उन के पास या उनके दोस्तों को मिला के होने चाहिए, तब जाके वो रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं, रिजोल्यूशन मूव कर सकते हैं जनरल मीटिंग में। और अगर कंपनी अकॉर्डिंगली प्रकाश और उसके दोस्तों को कम से कम 1/10 ऑफ द पेड ऑफ शेयर कैपिटल 10 लाख की शेयर कैपिटल तो होने ही चाहिए, क्योंकि 1 करोड़ की तो उसकी पेड ऑफ शेयर कैपिटल है, तो 1 करोड़ डिवाइड बाई 1/10 तो 10 लाख आ जाता है। तो फोकस लिमिटेड के लिए अगर फोकस लिमिटेड में मूव करना चाहते हैं रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग में तो 10 लाख के तो होने चाहिए शेयर कैपिटल इनके और इनके दोस्तों के पास। नाउ सेकंड, वहाँ इनिशिएट के लिए था, अब यहाँ पे मूव करने के लिए क्या चाहिए। द अदर रिक्वायरमेंट्स एज पर सेक्शन 1 मेकिंग अ रिक्वेशन टू मूव अ रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मूव करने के लिए प्रकाश और उसके दोस्तों को क्या दिमाग में रखना चाहिए। नाउ ए 2 और मोर कॉपीज ऑफ द रिक्वेशन आर रिक्वायर्ड टू कंटेन सिग्नेचर ऑफ ऑल रिक्वेजनिस्ट प्रकाश एंड फ्रेंड्स, मतलब प्रकाश और उसके दोस्तों के सिग्नेचर्स होने चाहिए सारे कॉपीज पे, और 2 से ज़्यादा कॉपीज होनी चाहिए, सब पे उनके साइन होने चाहिए। नाउ सेकंड, द रिक्वेजिशन मस्ट बी डिपॉजिटेड बाय देम एट सीपी वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ फोकस लिमिटेड सिचुएटेड। फोकस लिमिटेड की जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो सीपी में है, तो वहाँ पे रिक्वेजिशन डिपॉजिट होना चाहिए। थर्ड, इन द केस ऑफ अ रिक्वेजिशन रिक्वायरिंग नोटिस ऑफ अ रिजोल्यूशन, अगर रिक्वेजिशन की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे नोटिस की जरूरत है, इट नीड्स टू बी डिपॉजिटेड बाय देम, उसको नॉट लेस देन 6 वीक्स बिफोर द, 6 हफ्ते से पहले वो रिक्वेजिशन है वो सबमिट हो जाने चाहिए। नाउ डी, इन केस ऑफ एनी अदर रिजोल्यूशन द सेम इज डिपॉजिटेड बाय देम नॉट लेस देन 2 वीक्स बिफोर द मीटिंग। कुछ और अगर रिजोल्यूशन देना चाहते हैं तो वो मीटिंग के 2 हफ्ते से पहले सबमिट कर दो, डिपॉजिट कर देने चाहिए। और ई, a sum reasonably sufficient to meet the expenses to incur the focus limited in giving effect to propose the resolution shall also be deposited by Prakash and his friends along with the requisition। अब इस रिजोल्यूशन को आगे मूव करने के लिए जो भी खर्चा होगा वो सब खर्चा उन कंपनी को वो प्रकाश और उसके दोस्त दे देने चाहिए, मतलब इनको देना होगा, पे करना होगा कंपनी को, ताकि ये रिजोल्यूशन मूव करने पे जो खर्चा हो वो कंपनी बियर कर सके। तो ये इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 12 कवर कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, PQR प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट्स एज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जनरेटिंग अ टर्नओवर ऑफ 150 करोड़ एंड होल्ड्स एन आउटस्टैंडिंग लोन 75 करोड़ फ्रॉम अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सोलिडली इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। PQR लिमिटेड कंपनी है, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनका टर्नओवर 150 करोड़ है, उनकी जो आउटस्टैंडिंग लोन है 75 करोड़ है, उन्होंने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ है पिछले फाइनेंशियल ईयर तक। विद द टोटल लोन जो अवेल है, टोटल लोन कंपनी के पास है वो 110 करोड़ है, जो 35 करोड़ है वो सेम एक ही साल में उनको रीपे कर देना है। नाउ द कंपनी बोर्ड हैज डेलीकेटेड द अथॉरिटी टू CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू डेजिग्नेट एन इंटरनल ऑडिटर टू कंडक्ट इंटरनल ऑडिट। अब कंपनी ने CEO को बोला एक इंटरनल ऑडिट को भी कंडक्ट कर दो, एक इंटरनल ऑडिटर भी ला दो भाई इंटरनल ऑडिट करने के लिए। हाउएवर द CEO बिलीव्स दैट द कंपनी इज नॉट लीगली ऑब्लिगेटेड टू हैव एन इंटरनल ऑडिटर। लेकिन CEO का कहना है कि भी कंपनी के ऊपर कोई लीगली तो कंप्लायंस है नहीं कि इंटरनल ऑडिटर उनको रखना है।
एनालाइज द एक्यूरेसी। अब बताइए सीईओ जो कह रहा है क्या वो सही कह रहा है? कंपनीज एक्ट के हिसाब से बताइए क्या इनको इंटरनल ऑडिटर रखने की जरूरत है या नहीं? व्हाट वुड योर रिस्पॉन्स इफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स वांटेड टू अपॉइंट द मिस्टर नागेंद्रा एन एक्स एम्प्लॉय हु इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंट एज एन इंटरनल। अब क्या बोर्ड अगर मिस्टर नागेंद्रा जो कि कंपनी की पहले एम्प्लॉय रह चुके हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे वो क्या उनको वो इंटरनल ऑडिटर रख सकता है? तो 2-3 क्वेश्चन है इसमें। सीईओ का कहना है कि इंटरनल ऑडिटर की जरूरत नहीं है। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने नागेंद्र को रखने की सोचा और जो नागेंद्र है वो पिछले एक्स एम्प्लॉई है, पहले वो काम कर चुके हैं, सीए हैं वो, क्या वो इंटरनल ऑडिटर हो सकते हैं? तो पूरा पहले प्रोविजन लिखना होगा। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 का जो प्रोविजन है वो ये कहते हैं एवरी प्राइवेट कंपनी, सभी प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज़्यादा है पिछले साल में। सेकंड, जिसका जो लोन है बैंक से और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका जो लोन है वो 100 करोड़ से ज़्यादा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, शैल बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर। तो उनको एक इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने की जरूरत है, विच में भी इधर एन इंडिविजुअल, या तो किसी एक इंडिविजुअल को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं या फिर पार्टनरशिप फर्म को या फिर बॉडी कॉर्पोरेट को। नाउ इंटरनल ऑडिटर शैल इधर बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो इंटरनल ऑडिटर है या तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, सीए हो सकता है, और अ कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है जिसे हम सीएमए बोलते हैं, और सच अदर प्रोफेशनल एज में बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ कंडक्ट, या फिर कोई और प्रोफेशनल भी हो सकता है अगर बोर्ड डिसाइड करेगी। इंटरनल ऑडिट ऑफ द फंक्शन एंड द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी की इंटरनल ऑडिट का फंक्शन या कुछ भी काम करने के लिए बोर्ड डिसाइड कर सकती है कि उसको वो इंटरनल ऑडिट रखना चाहते हैं। द इंटरनल ऑडिटर मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। जो इंटरनल ऑडिटर है वो कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है और कंपनी का एम्प्लॉय नहीं भी हो सकता है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है एम्प्लॉय से। तो अब इन्होंने पूरा कानून लिख दिया, अब जवाब दे रहे हैं। अब पहले पूरा का पूरा जो उन्होंने क्वेश्चन उतार दिया था, PQR प्राइवेट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर, उनको इंटरनल ऑडिटर रखना पड़ेगा क्योंकि उनका जो लोन है वो 100 करोड़ से ज़्यादा है। अभी इसका मतलब ये नहीं 75 कहाँ से लिया, 35 कहाँ से लिया, ये 100 करोड़ से तो ज़्यादा है। तो जो सीईओ कह रहा है कि इंटरनल ऑडिटर की जरूरत नहीं है वो गलत है। सीईओ इज नॉट करेक्ट। इंटरनल ऑडिटर मे बी एनी प्रोफेशनल। हाँ, इंटरनल ऑडिटर मिस्टर नागेंद्रा भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, चाहे अभी का एम्प्लॉय है या पिछला एम्प्लॉय है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिस्टर नागेंद्रा को अपॉइंट कर सकते हैं इंटरनल ऑडिटर। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। The governments of Tamil Nadu and Andhra Pradesh collectively hold 60% of the paid up equity share capital of Orange Limited. Orange Limited में 60% जो शेयर्स है वो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑरेंज लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 वर प्रेजेंटेड एट इट्स एनुअल जनरल मीटिंग। जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ऑरेंज लिमिटेड की वो 22-23 के फाइनेंशियल ईयर के लिए एनुअल जनरल मीटिंग में लाया गया 17 अगस्त 2023 को। हाउएवर पेंडिंग द कमेंट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बट सीएजी जो कि गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिटर्स होते हैं उन्होंने अपने कमेंट्स नहीं दिए ऑन द सेड अकाउंट्स। द मीटिंग वाज एडजर्न, और मीटिंग जो है वो एडजर्न हो गया बिना अकाउंट्स को अडॉप्ट किए, मतलब फाइनेंशियल को एनुअल जनरल मीटिंग में एक्सेप्ट ही नहीं किया, अडॉप्ट ही नहीं किया गया। देयरफॉर इसके लिए कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही फाइल नहीं किया रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। उन्होंने बोला कि भाई जो सीएजी ने कमेंट किया नहीं, मीटिंग हुई नहीं, मीटिंग एडजर्न हो गई, इसीलिए हम आपको फाइनेंशियल फाइल नहीं करेंगे। और जो जनरल मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 20 सितंबर वेयर एट द अकाउंट, अब उसके बाद जो दूसरी मीटिंग हुई 20 सितंबर को उसमें अकाउंट अडॉप्ट कर लिया गया। देयरफॉर ओरिजिनल लिमिटेड फाइल इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब ओरिजिनल ऑरेंज लिमिटेड ने 22-23 का जो फाइनेंशियल है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को 29 सितंबर को दे दिया, क्योंकि कह रहे हैं ना 20 सितंबर को जो मीटिंग हुई उसमें अकाउंट अडॉप्ट कर लिया। अब बताइए कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या ऑरेंज लिमिटेड ने ये फॉलो किया है या नहीं किया? देखो ये कहते हैं कि आप चाहे अडॉप्ट हो या ना हो, अगर आपने मीटिंग कंडक्ट किया है या मीटिंग जिस दिन होना था चाहे अर्जेंट हो गया, तो आप प्रोविजनल अकाउंट ही या प्रोविजनल फाइनेंशियल ही आप आरओसी को फाइल कर दोगे। ये नहीं कह सकते कि हमारी मीटिंग अर्जेंट हो गई थी। तो इन्होंने पूरा का पूरा पहले लॉ लिख दिया है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 137। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं हम, कंपनीज एक्ट 2013 वेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं हुआ है एनुअल जनरल मीटिंग में या फिर एडजर्न एनुअल जनरल मीटिंग में,
सच अनएडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो वो जो अनएडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके साथ साथ और भी जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो रजिस्ट्रार को विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग एंड द रजिस्ट्रार शैल टेक देम इन रिकॉर्ड, और रजिस्ट्रार उसको रिकॉर्ड में रखेंगे प्रोविजनल के नाम से टिल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइल्ड आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द अर्जेंट एनुअल जनरल मीटिंग। अर्जेंट जनरल मीटिंग में एडॉप्शन हो गया उसके बाद दे दो ओरिजिनल, देके नहीं तो तब तक वो बोलेंगे ये प्रोविजनल है, आपको तो फाइल करना ही है 30 दिन के अंदर अंदर मीटिंग के। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडॉप्टेड इन द अर्जेंट एजीएम शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ सच। अब जो फाइनल अकाउंट हुआ है जो दूसरे मीटिंग में अर्जेंट मीटिंग में जाके एक्सेप्ट कर लिएगा तो वहां से 30 दिन के अंदर अंदर उसे फाइल कर दो, ठीक है। तो इन द इंस्टेंट केस द अकाउंट ऑफ ऑरेंज लिमिटेड वर अडॉप्टेड, तो 20 सितंबर को उनका जो अकाउंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट कर लिया गया और 29 सितंबर को उन्होंने रजिस्ट्रार को फाइल भी करते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक किया है, 30 दिन के अंदर अंदर है एनुअल जनरल मीटिंग के। लेकिन जो अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो 17 अगस्त से 30 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए था, क्योंकि पहली मीटिंग इनकी 17 अगस्त को होनी थी। तो 17 अगस्त से 17 सितंबर, तो यहाँ तो ये इन्होंने डिले कर दिया, मतलब इन्होंने आधा कानून तो तोड़ दिया, आधा कानून मान लिया है। आधा कानून ये कहता है कि भाई ओरिजिनली जिस दिन एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए थी उसमें अकाउंट को एक्सेप्ट कर लेना था, एडॉप्ट कर लेना था, अगर नहीं हुआ एडॉप्ट तो कोई बात नहीं, आप अनअडॉप्टेड ही फाइल कर दो रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार उसको प्रोविजनल मान लेगा 30 दिन के अंदर अंदर। और दूसरा कि जिस दिन अब अर्जेंट मीटिंग हुई इसमें अकाउंट एडॉप्ट कर लिया गया उसके 30 दिन के अंदर अंदर फाइनल वाला भी सबमिट कर दो। तो उन्होंने फाइनल वाला तो 30 दिन के अंदर सबमिट कर दिया है लेकिन अनअडॉप्टेड वाला नहीं किया है। Hence, Orange Limited has not complied with the statutory requirement regarding filing of unadopted accounts with the registrar. Orange Limited ने unadopted accounts को लेकर जो कानून है वो नहीं माना है, but has certainly complied. लेकिन हाँ, उन्होंने adopted accounts को लेकर जो कानून है उसे तो फॉलो कर लिया है। तो आधा सही काम किया है, आधा सही नहीं किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अभी कितने क्वेश्चन रह गए हैं? 15, 16, 17, 18, 19, 20। आई थिंक हमें नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं आगे के क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।